नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम मुगल प्रशासन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल प्रशासन में सम्राट, जो कि सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। मुगल सम्राटों ने निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया था। राज्य का सर्वेसर्वा सम्राट अथवा बादशाह हुआ करता था। सम्राट निरंकुश होते थे किंतु स्वेच्छाचारी नहीं। सम्राट प्रजावत्सल, खलीफाओं से स्वतंत्र तथा न्यायप्रिय एवं प्रधान सेनापति हुआ करते थे। केंद्रीय अधिकारी शासन सुविधा की दृष्टि से सम्राट अनेक विभाग व अधिकारियों की व्यवस्था करते थे। सम्राट इन अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। संबंधित अधिकारी अपने विभाग की देखरेख किया करते थे। प्रमुख अधिकारी इस प्रकार से थे। केंद्रीय अधिकारियों में जो मुख्य अधिकारी थे, सबसे पहले आता है वकील या वकील ए मुतलक। वकील बादशाह के पश्चात शासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। बाद में यही अधिकारी वजीर के नाम से जाना जाने लगा। सम्राट की अनुपस्थिति में यही शासनिक उत्तरदायित्व संभालता था। इसे अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने अथवा पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु बाद में उसके ये अधिकार समाप्त कर दिए गए। अकबर ने इस पद को समाप्त कर दिया था, किंतु फिर भी यह सम्राट और अन्य अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था, वकील मुतलक। इसके बाद हम बात करते हैं मीर बख्शी। यह सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था तथा सेना पर नियंत्रण इसी का रहता था। बड़े बड़े मनसबदारों को वेतन देना, सैनिक तथा घोड़ों की हुलिया का लेखा जोखा रखना इसके प्रमुख कार्य थे। सैनिकों की सैन्य शिक्षा की व्यवस्था भी यही अधिकारी करता था। तो एक तरीके से मुगल प्रशासन में मीर बख्शी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। इसके बाद हम बात करते हैं दीवान। यह शाही कोष का प्रबंध तथा उसका हिसाब किताब देखता था। कर वसूली की मात्रा भी यही अधिकारी निश्चित करता था कि सूबे में कितना कर अपने को लेना है। तो इसका सारा हिसाब किताब करने वाला कौन था? दीवान। आगे हम बात करते हैं सद्र उस सुदूर। यह धार्मिक विषयों में सम्राट को सलाह देने वाला अधिकारी था। इस्लामिक नियमों के पालन की व्यवस्था, दान, पुण्य एवं धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना इसके प्रमुख कर्तव्य थे। सूबों के सद्र की नियुक्ति में सम्राट इसकी सलाह लिया करता था। अकबर के शासनकाल में इस पद का महत्व कम हो गया था। कौन से पद का? सद्र उस सुदूर का, जो कि धार्मिक विषयों में सम्राट को सलाह देने वाला अधिकारी था। आगे हम बात करते हैं मुख्य काजी की। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। वह प्रत्येक बुधवार को न्याय करता था, किंतु सभी मुकदमों का निर्णय बादशाह नहीं करता था। अतः उसकी सहायता के लिए मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसे मुख्य काजी के नाम से जाना जाता था। यह इस्लामिक कानून के आधार पर न्याय करता था। मुफ्ती नामक पदाधिकारी इसके सहायक होते थे। किसके? मुख्य काजी के। तो एक तरीके से यह सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट के रूप में होता था। नेक्स्ट है मुहतसिब। प्रजा मुस्लिम कानूनों का आचरण कर रही है या नहीं, इसका पता यह अधिकारी रखता था। कौन रखता था? मुहतसिब। मुस्लिम कानूनों का आचरण कर रही है या नहीं कर रही है प्रजा, इसकी जानकारी किसके पास होती थी? मुहतसिब के पास। मादक द्रव्य
जुआ, स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंधों को रोकना इसके प्रमुख कर्तव्य थे। कभी कभी यह नापतोल तथा वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने का कार्य भी करता था। नेक्स्ट है खानेसामा। अकबर के शासनकाल के पश्चात इस पद का सृजन हुआ। यह सम्राट के परिवार तथा उसकी व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसके साथ ही वह शाही कारखाने की भी देखभाल करता था। वजीर पद के पश्चात यह महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। खानेसामा। अगला आता है इसके बाद मीर आतिश। यह पद अत्यंत ही महत्व का था। शाही तोपखाना इसी के अधीन रहता था। यह तोपों, बंदूकों का निर्माण कराता था तथा किले की व्यवस्था करता था। तो क्या है इस पद का नाम? मीर आतिश, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। इसके बाद आता है दरोगा ए डाक चौकी। यह गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। यह राज्य की प्रत्येक सूचनाओं को सम्राट के पास पहुंचाता था। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था, गुप्तचर विभाग, जिससे राज्य पर आने वाले किसी भी संकट की पूर्व जानकारी यह विभाग प्रशासनिक अधिकारियों को दिया करता था। दरोगा ए डाक चौकी विभाग। आगे हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की। इससे पहले हमने बात की केंद्रीय शासन की, जिसमें सम्राट, वकील अथवा वकील ए मुतलक, मीर बख्शी, दीवान, सदर उस सुदूर, मुख्य काजी, मुहत्सिब, खानेसामा, मीर आतिश, दरोगा ए डाक चौकी के बारे में अपन ने अध्ययन किया। नेक्स्ट आता है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन मुगलकालीन शासकों ने शासन सुविधा की दृष्टि से अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट दिया था। इन प्रांतों को सूबा कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 15 थी, जो कि जहांगीर के शासनकाल में बढ़कर 17 तथा औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर 21 हो गई थी। ये सूबे इस प्रकार से थे: आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, दिल्ली, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान, बरार, खानदेश, अहमदनगर, मालवा, गुजरात, कश्मीर, उड़ीसा, थट्टा, औरंगाबाद, बीदर, बीजापुर एवं हैदराबाद। केंद्र के समान प्रांतों में भी अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो अभी हमने जो नाम पढ़े वो उस समय के राज्य अथवा सूबे हुआ करते थे, जिनकी संख्या परिवर्तित होती रही। प्रमुख अधिकारी, इन सूबों के प्रमुख अधिकारी इस प्रकार से थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सूबेदार की। इसे शासन और सेना दोनों के अधिकार प्राप्त थे। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उसे दरबार लगाने का अधिकार प्राप्त था। वह बिना सम्राट की आज्ञा के किसी से युद्ध एवं संधि नहीं कर सकता था। सेना की सहायता से वह प्रांत अथवा सूबे में शांति स्थापित करता था। अकबर के काल में सूबेदार को सिपह सालार के नाम से भी जाना जाता था। जमींदारों के विद्रोह किए जाने पर वह उन्हें दंडित भी कर सकता था। यह उसका अधिकार था। किसका? सूबेदार का। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीवान की। सूबेदार के पश्चात दीवान का पद अत्यंत ही महत्व का था। यह अधिकारी सूबेदार का प्रतिद्वंदी व्यक्ति बनाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था
ताकि सूबेदार विद्रोह करने का प्रयास न कर सके। वित्त विभाग भी इसी के अधीन रहता था, दीवान के अधीन। नेक्स्ट हैं प्रांतीय बख्शी। यह सिपहसालार के अंतर्गत सेना की भर्ती नियंत्रण का उत्तरदायित्व पूर्ण करता था। इसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सलाह पर की जाती थी, प्रांतीय बख्शी की। इसके बाद आता है सदर काजी। यह न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, प्रांत में न्यायिक कार्य संपन्न करता था। इसकी नियुक्ति केंद्रीय काजी के द्वारा की जाती थी, मुख्य काजी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी, सदर काजी की। नेक्स्ट हैं कोतवाल। यह प्रांत में आंतरिक शांति एवं सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था करता था। स्टेट में या राज्य में या सूबे में आंतरिक शांति एवं सुरक्षा की संपूर्ण देखभाल का जिम्मा किसके भरोसे था? कोतवाल के भरोसे था। इसके बाद हम बात करते हैं जिले के शासन की। सबसे पहले हमने बात की केंद्रीय शासन की, उसके बाद प्रांतीय शासन की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं जिले की। शासन सुविधा की दृष्टि से सूबों को अनेक जिलों अथवा सरकारों में विभाजित कर दिया गया था तथा जिला स्तर पर अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सबसे पहला अधिकारी है इसमें फौजदार। यह सेना अधिकारी होता था। जिले में शांति बनाए रखना तथा विद्रोहियों को दंड देना इसके प्रमुख कार्य थे फौजदार के। नेक्स्ट हैं अमलगुजार। जिले की मालगुजारी वसूल करने वाले इस अधिकारी को किसानों को कर्जा बांटने तथा वसूल करने के अधिकार प्राप्त थे, अमलगुजार को। नेक्स्ट हैं आमिल। यह अमलगुजार के समान ही मालगुजारी वसूल करता था। इसका गांव के काश्तकारों से सीधा संबंध था। इसे मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता था। किसको? आमिल को। नेक्स्ट है बितिकची। यह अमलगुजार का सहायक होता था। कृषि संबंधी कागज व आंकड़े तैयार करना इसके प्रमुख कार्य थे। यह पटवारी के रिकॉर्डों का निरीक्षण भी करता था। इसके बाद आता है शिकदार। यह परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। यह संबंधित परगने में शांति तथा सुव्यवस्था की स्थापना करता था, शिकदार। अगला पद आता है पोतदार का। फौतदार। परगने के खजांची को फौतदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कारकुन। यह आधुनिक क्लर्क के रूप में काम करते थे, कारकुन। इसके बाद आता है कानूनगो। यह पटवारी का अधिकारी होता था। यह परगने की पैदावार एवं मालगुजारी का लेखा जोखा रखता था। क्या नाम था इस पद का? कानूनगो। तो एक तरीके से अभी हमने जिले के शासन के बारे में अध्ययन किया, तो ठीक ये उसी प्रकार से थे जैसे कि वर्तमान में जिला कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो की नियुक्ति अभी वर्तमान में होती हैं। उसी तरीके से लगभग शासन व्यवस्था थी मुगल प्रशासन में भी, जिनके अधिकारियों को अलग अलग पदों के नाम से जाना जाता था। फौजदार, अमलगुजार, आमिल, बितिकची, सिकदार, फौतदार, कारकुन अथवा कानूनगो, जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया। तो आज के इस ई व्याख्यान में हमने सबसे पहले बात करी मुगल प्रशासन में मुगल सम्राट की,
फिर उसके बाद में केंद्रीय अधिकारियों में केंद्रीय प्रशासन के रूप में केंद्र का सारा जो जिम्मा देखते थे उन अधिकारियों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने प्रांतीय शासन की बात की, जिसमें प्रांतीय अधिकारियों को किन किन का नामों से जाना जाता था उनके बारे में अध्ययन किया। और उसके बाद में जो भी जिले के शासन को संभालने वाले अधिकारी थे उनके बारे में अध्ययन किया, जिनको मुगल काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। धन्यवाद।